हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों ने आज अहम बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई। अन्नदाता ने ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही 7 जनवरी से ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। किसानों ने बताया कि 26 जनवरी तक आंदोलन को धार दी जाएगी। साथ ही लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाई जाएगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। वहीं शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर का नजारा भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा ही लगने लगा है, क्योंकि यहां भी सिंघू की तरह ही किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और अब यहां कीर्तन दरबार भी सजने शुरू हो गए हैं। बता दें कि आज पंजाब से संगीत अकादमी के बच्चों ने शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन कर किसानों का हौसला बढ़ाया और किसान आंदोलन में किसानों की जीत की कामना की। पटियाले तो इतने शंभू बॉर्डर से आए सन, उन्होंने सानू गुजारिश की कि वो कंबलों ते बिस्तरियां की सेवा इत्थे करना चाहते हैं ते जोगिंदर सिंह के सहयोग नाल इत्थे कीर्तन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का कीर्तन जो नेत्रहीन भी हैं ते कीर्त करने च बहुत माहिर हैं, वो इत्थे आए हैं। मैं अंबाला किसान यूनियन कलोनी ग्रुप वालों इन्हां सारी टीम का कोटि कोट मन की गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ। किसान आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अब सरकार और किसानों की 8 जनवरी को अगली बैठक होगी, लेकिन इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने सड़क पर ही पक्का घर बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल बारिश के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों ने नई ईंट मंगवाकर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार जितना ज्यादा समय मांगे मानने में लगाएगी, किसानों को लड़ाई लड़ने की उतनी ही मजबूती मिलेगी। ये बहुत भारी बारिश चल रही है। किसान आंदोलन में 41 दिन हमारे को हो गए हैं, तो बारिश के चलते बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई हैं। हमारे त्रिपाल बी के पानी टपक रहा है और हमारे जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन हमने ठिकाना बनाया हुआ था, जिसके जरिए हम न्यूज़ पहुंचा रहे हैं गांव-गांव तक, तो वहां लैपटॉप हमारे कुछ खराब हो गए भारी बारिश के चलते। अब हमने यहाँ पक्का ठिकाना बनाने का काम किया है, पक्का हो जाएगा, पक्का तंबू लग जाएगा। पक्का तंबू लगने के कारण कोई दिक्कत नहीं होगी और हम मैसेज ये देना चाहते हैं सरकार को कि जितना आप डेट पे डेट देते जाएंगे, हम अपना काम और जो हमारी चढ़ाई है दिल्ली के ऊपर वो करते जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में किसान आज सड़कों पर हैं। जो अन्नदाता अनाज पैदा करता है, वही आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटा हुआ है। सरकार ने 3 कानून बनाकर जो बिल पास किए, जिससे किसान मजदूर मंडी को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और उसके अंदर लगभग 50 के करीब किसानों ने अपनी शहादत दी है। सरकार को चाहिए कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, जो लोगों के लिए शहीद हुए, कौम के लिए शहीद हुए, किसान को बचाने के लिए शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा दे, उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दे। उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अभी बहुत छोटी उम्र थी।
किसानों का आंदोलन 41वें दिन भी जारी है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ढासा बॉर्डर पर चल रहे भूख हड़ताल में शामिल हुए। राकेश टिकैत ने धरना स्थल पर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कल हुए एनकाउंटर के बाद फरार हुए 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाशों ने शुरुआती पूछताछ में काफी संगीन वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अमित गोदरा, राहुल बराड़, श्री भगवान, संदीप और सुनील उर्फ सोनू पंजाब जेल में बंद बाबा नामक वहां थे वो, और महाराष्ट्र और पंजाब में हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। बहरहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 5 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये कल रात को हमारी एक मुठभेड़ हुई थी क्राइम टीम सेक्टर 39 की बदमाशों के साथ, जिसमें काफ़ी फायर एक्सचेंज हुए और 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए और 2 हमारे मुलाजिम थे, उनको भी गोलियां लगी थी। और उस संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। तो 2 बदमाश तो जिनको गोलियां लगी थी वो वहाँ पर मौके पे पकड़े गए थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके कुछ साथी भागने में कामयाब हुए थे, जिस पे आगे काम करते हुए हमारी क्राइम टीम 39 ने उनको हिसार रोड बाईपास से अरेस्ट किया है। पोल्ट्री फार्मों में लाखों मुर्गियों के संदिग्ध मौत मामले में हरियाणा पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी इनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर करीब 10 से 20 सैंपल जालंधर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब तक लैब की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक लाखों मुर्गियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रदेश में भारी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया है। हालांकि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू के मामले की कोई शिकायत नहीं आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर डीसी फतेहाबाद की ओर से पशुपालकों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थिति पर नजर बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रदेश में सरकार के हिदायतों के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। बर्ड फ्लू का केस अभी इस तरह का कोई फतेहाबाद जिले में तो अभी पता नहीं आया है, कोई नोटिस में नहीं आया है। फिर भी इसके बारे में जो एडवाइजरी है डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को कहा गया है कि वो लोगों को सचेत करें और इसके बारे में जो भी सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं उन उपायों के ऊपर लोगों को ज्यादा जागरूक करके और उनकी पालना सुनिश्चित करें। भिवानी की जनता इन दिनों प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रही है और अनदेखी भी ऐसी कि लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें किसी कूड़ा घर की नहीं है, बल्कि भिवानी के वार्ड 21 की है, जहां जागृति कॉलोनी के लोग प्रशासन की अनदेखी का किस कदर शिकार हो रहे हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें देने के लिए काफी है। जिन गंदी गलियों से आप गुजरना तक पसंद नहीं करेंगे, जिस कूड़े के ढेर की तरफ आप देखना तक पसंद नहीं करेंगे, उस कूड़े के पास बने घरों में यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार शिकायतों के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। पानी निकासी की सुविधा इतनी बेहतर है कि बारिश आते ही पूरा पानी गलियों में जमा हो जाता है। इन गलियों से निकलना तो दूभर होता ही है, आए दिन हादसों का खतरा भी बना रहता है। बारिश के मौसम में जितना दूर तक नजर दौड़ाओगे उतना ही दूर तक गलियों में पानी और गारा मिलेगा। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि यहाँ की गलियां कच्ची है, जिसकी वजह से पानी निकासी का कोई साधन नहीं। समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार पार्षद से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पार्षद ने तो इस कदर मुंह फेरा हुआ है मानो उन्हें इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं। पार्षद की बेरुखी का नतीजा है कि कॉलोनी वासियों को आज भी कच्ची गलियों में रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ की स्थिति उन गाँवों से भी बदतर है जहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। समस्या ये है जी, हमारी गली नहीं बन रही। कई बार जा चुके हैं, एमसी के पास भी जा चुके हैं, कोई हमारी गली का कोई समाधान नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं नालियों में, ऊपर जाते हैं, खड्डे हो रहे हैं जगह जगह हैं। कई एक्सीडेंट, गाड़ियों से निकला नहीं जाता, कोई भी गाड़ी लेके आता है बाहर ही खड़ी कर देते हैं, सब पहिए स्लिप हो जाते हैं, कच्चा में गिर जाते हैं। हमारी गली का समाधान किया जाए। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि जब भी उनके इलाकों में कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए उन्हें पैसे देकर ही साफ सफाई करवानी पड़ती है। इलाके की स्थिति को लेकर दूसरे लोगों ने बताया कि पूरे शहर की गलियां बनाई जा चुकी है, लेकिन उनकी कॉलोनी में ही गली नहीं बनाई गई, जिसके चलते यहाँ बारिश में पानी भर जाता है। सारे शहर में गली बन गया, हमारे इधर गली नहीं बन रही है। गली बननी चाहिए। और कोई प्रोग्राम होते हैं जब कूड़ा वाला अपना पैसा दे के जब साफ करवाते हैं, एमसी तो सुनता ही नहीं है। वोट लेने के लिए आगे रहते हैं और गली बनाने लिए जाओ तो सुनता ही नहीं है। सारे गली कच्चे हैं, हमारे निकलने में बहुत समस्या हो। इस समस्या से जहां लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है। कई बार बच्चे स्कूल और ट्यूशन से आते जाते समय पानी की वजह से गली में फंस जाते हैं। में बहुत ज्यादा वो गड्ढे हैं, हमारी गलियां कच्ची हैं और जब बारिश के मौसम में हमें स्कूल या ट्यूशन जाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार हम फिसल के गिर जाते हैं और डीसी अंकल हमारी गलियां जल्दी से बनाई जाए। तो वहीं जब नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने रटा रटाए जवाब देते हुए मामले को टालने की कोशिश की। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कॉलोनी कुछ समय पहले ही अप्रूव हुई है। इन कॉलोनियों का एस्टीमेट बनाकर आगे भेज दिया गया है और सरकार से इस कॉलोनी के लिए पैसे की मांग की जाएगी। अगले 1-1.5 महीने में इन कॉलोनियों के निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जागृति कॉलोनी के पीछे कुछ समय पहले इसको अप्रूव किया गया है और इन कॉलोनियों पर एस्टीमेट बनकर तैयार हो गए हैं। एस्टीमेट अब ऑनलाइन पोर्टल पर डाले जाएंगे। सरकार से इसके गलियां बनाने के लिए अनुदान मांगा जाएगा। अनुदान आने के उपरांत तुरंत बहुत से नई कॉलोनी इसकी गलियां बनवा दी जाएंगी। ये कब तक समाधान हो जाएगा सर? समाधान इसमें लगभग 1-1.5 महीने का समय तक वेस्ट हो जाएगा। जब मामला बढ़ा तो अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल ये है कि जब लंबे समय से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं और बार बार शिकायत लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, तो फिर अभी तक प्रशासन क्यों सोया हुआ है? हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से सुमित की रिपोर्ट। उधर रतिया में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान काफी परेशान हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने एक बैठक की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। अगर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाले दुकानों के ऊपर ताला जड़ेंगे। रतिया के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खाद पर कालाबाजारी हो रही है, प्रशासन की देखरेख में हो रही है और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है और लगातार किसान जो यूरिया के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन की देखरेख में यूरिया खाद की में कालाबाजारी की जा रही है और यदि ये कालाबाजारी ना रुकी, हमें शिकायत मिली तो हमें मजबूरन हमें उस दुकान को ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुल्लम खुला लूट उस दुकानदार कर रहे हैं।
वासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई है। बता दें कि सिरसा नगर परिषद पहली ऐसी परिषद है जहां डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है। नगर परिषद आयुक्त संगीत तेतरवाल ने योजना का शुभारंभ किया है। इस डोर स्टेप सेवा में 4 सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल है। वहीं डोर स्टेप सेवा के लिए लाभार्थी को 145 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। शीघ्र ही अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये डोर स्टेप सर्विस है, जिसमें हमारे म्यूनसिपैलिटी की जितनी भी सर्विसेज हैं हम कोशिश करेंगे कि वो सारी घर बैठे अवेलेबल हो जाएं पब्लिक को। इसमें ये 24/7 सर्विस है। कोई भी व्यक्ति अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस वक्त पे चाहे हमारी सर्विसेज ले सकता है। उसके लिए उसको हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने ऑफिस आवर वेस्ट करने की ज़रूरत है, और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब वो अपने घर पे अवेलेबल हो तब हमारे सर्विस प्रोवाइडर को घर पे बुला सकता है। तो डिफरेंट तरह के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है, एंड सूनर जो भी केस रिलेटेड सर्विस हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, रेंट सर्विसेज हो गई, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ये हमारा सिरसा डोर स्टेप व्हाट्सएप सर्विसेज है। इस पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, स्कूल में इस पे हाई लिख देता हूँ। मैंने इस पे ये नहीं लिखा है कि सर्विस चाहिए मेरे को, मैंने हाई लिख के इस पे भेज दिया। अब इसका मेरे पास इमीडिएट रिप्लाई आ जाएगा जैसे ही नेट चलेगा। ये देखो, इस पे 4 सर्विसेज आ गई मेरी। 1 नंबर पे आपका जन्म, सेकंड पे आपका मृत्यु, फिर जन्म मैरिज, और उसके बाद आपका परिवार पहचान पत्र। ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में दूसरे दिन भी HSEB वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने कैथल रोड उपमंडल कार्यालय के सामने गेट मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। HSEB वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान कृष्ण नैन ने बताया कि सरकार द्वारा लागू ट्रांसफर पॉलिसी का पूरे प्रदेश में विरोध जारी है। पिहोवा में दूसरे दिन भी उनकी यूनियन ने 2 घंटे गेट मीटिंग करके ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उनकी गेट मीटिंग जो 2 दिन थी उसके लिए 1 दिन बढ़ा दिया गया है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा सकता है। आज ये स्ट्राइक नहीं है जी, आज हमारी 2 घंटे गेट मीटिंग है और ये पूरे हरियाणा में है। जो निगम मैनेजमेंट ने कर्मचारी के ऊपर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है उसके विरोध में पूरे हरियाणा में ये 2 दिन का गेट मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया था और इसको 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। अगर कल तक भी निगम मैनेजमेंट कोई बात हमारे से नहीं करेगी और इसको रद्द नहीं करेगी तो हम आगे मीटिंग लेके कोई बड़ा फैसला लेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुगर मिल कॉलोनी से लड़का होने की दवाई देने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। टीम ने महिला द्वारा दी गई काले रंग की 5 गोलियां और डिकोय द्वारा दिए गए नोट भी बरामद किए हैं। बता दें कि महिला ने 1100 रुपए लेकर 5 गोलियां दी थी। डिकोय ने दवाई मिलते ही गेट पर खड़ी टीम के फोन पर मिस्ड कॉल कर सूचना दी। उसके तुरंत बाद टीम ने पहुंचकर महिला द्वारा दी गई गोलियां और नंबर नोट कर थमाए गए नोट बरामद कर लिए हैं। बता दें कि महिला के खिलाफ एक्ट की धाराओं के साथ ही धोखाधड़ी की शिकायत भी दी गई है। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि शुगर मिल कॉलोनी है उसके एरिया में कोई लेडी पैसे लेकर शर्तिया लड़का होने की दवाई देती है। तो उसी के बेस पे हमने अपनी एक टीम तैयार की जिसमें डॉक्टर बलविंदर गर्ग, डॉक्टर गौरव पुनिया, DPM मिस्टर नरेंद्र एंड राजेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हमने तैयार किए। इसके साथ ही हमने एक डिकोय तैयार किए जो उस लेडी को जाके अप्रोच की जिन्होंने, और उस लेडी ने उनको दवाई दी, 1100 रुपये उनसे रिसीव कर लिए। गुरुग्राम में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल पर बढ़ रहे खर्चे को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
स्कूल संचालकों का कहना है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की कक्षाओं के भी स्कूल को शुरू किया जाए, जिससे स्कूल पर बढ़ रहे खर्च कम हो जाएंगे। हमने आज एसडीएम पटौदी को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमने मांग की कि पिछले 10 महीनों से जो स्कूल बंद चले आ रहे हैं उनको रीओपन कर दिया जाए और स्कूलों के लिए रोड टैक्स, बसेस टैक्स माफ कर दिए जाए, ईएमआई को बढ़ा दिया जाए। ऐसी अनेक मांगे हमने रखी कि जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ाई नहीं हो पाती जैसा हम समझते हैं।